हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएस पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं जो अपना चैप्टर 3 चल रहा था और इसमें हम लोग देख रहे थे चुनाव एंड प्रतिनिधित्व के बारे में कि क्या कैसे होता है। जो एनसीईआरटी है पॉलिटी के अपने इसका सेकंड पार्ट चल रहा है और यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और इसमें हमने देखा था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बनता है। देन उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ हमारे राइट्स के बारे में बात की गई है, तो उसके बारे में भी हम लोग डिटेल से समझे हैं। और यहाँ पे अब हम समझ रहे हैं कि जो भी चुनाव प्रक्रिया होती है, जैसे कि जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रियां हैं वहाँ पे चुनाव कराए जाते हैं, ठीक है। बट जहाँ नहीं है डेमोक्रेटिक कंट्री वहाँ भी चुनाव होते हैं। तो किस आधार पे हम इसे कह सकते हैं कि मतलब चुनाव हो रहे हैं तो लोकतांत्रिक देश है, या नहीं हो रहे तो नहीं है। तो वो सारी चीजें इसमें हम लोग समझने वाले हैं। बट उससे पहले यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है कि आप में से जो भी स्टूडेंट यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो 2021 के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको स्किप नहीं करना है। जो यूपी के हैं वो मतलब जितने भी एग्जाम हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो वो कैंसिल करने के इरादे में नहीं है, ठीक है। तो अभी जो पीसीएस का है वो भी उसी डेट में होने वाला है और हो सकता है कि जितने अदर एग्जाम है तो हो। तो क्योंकि कई सारे स्टेट कैंसिल कर रहे हैं बट यूपी अभी नहीं कैंसिल कर रहा है। तो इसमें से आपके लिए पूरा जो भी यूपीएसआई का सिलेबस वाइज आपकी नोट्स प्रिपेयर की गई है, समथिंग 200 प्लस पीडीएफ है वहाँ पे। तो आपको इतने में आप उसे परचेज कर सकते हैं। लेकिन जो भी इसकी तैयारी कर रहे हो बस वही, और पूरा आपको सिलेबस मिल जाएगा, चाहे वो आपका रीजनिंग हो, फिर चाहे कंप्यूटर से रिलेटेड हो, चाहे मैथ हो, चाहे आपका जीके हो, जीएस हो, हिंदी हो, जितने भी आपके सिलेबस में टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अदर से मतलब अदर कहीं जाके आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और ये व्हाट्सअप नंबर है, या तो आप इस पे कॉल करके या व्हाट्सएप पे एसएमएस करके वहां से कांटेक्ट करके पूरी प्रोसेस जान सकते हैं कि आप इसे कैसे परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आप में से इंटरेस्टेड हो वो ले सकते हैं, एंड अदरवाइज जो नहीं है वो उनके लिए नहीं है। अब आते हैं हम अपने चैप्टर पे। यहाँ पे जो बात कर रहे थे समानुपातिक जो हमारा प्रतिनिधित्व था, हम लोग इसके बारे में देख रहे थे कि क्या कैसे है। तो इसमें जो इलेक्शन की प्रोसेस होती है पूरी की कैसे कराई जाती है, किसके द्वारा ये कंडक्ट कराई जाती है, क्योंकि यदि हम बात करें कि जो लोकसभा का चुनाव होता है, राज्यसभा का चुनाव होता है, तो भारत सरकार के जो निर्वाचन आयोग गठित की गई है उसके द्वारा कराया जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे पंचायत वगैरह का चुनाव है तो यहाँ पे राज्य निर्वाचन आयोग का भी गठन किया गया है। तो ये एक संवैधानिक पद है आप कह सकते हो, या संवैधानिक संस्था है। तो यहाँ पे उनके बारे में पूरा आपका एक आर्टिकल ही अलग से वर्णित किए गए हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में और आपके जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है यानी कि राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, तो इन दोनों के बारे में ही बात की गई है। यहाँ पे क्या होता है, जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व की यदि हम बात करते हैं कि इजराइल, यहाँ पे इजराइल का एग्जाम्पल लेके आपको समझाया जा रहा है कि इजराइल में जो भी होने वाले चुनाव होते हैं तो जहाँ एक बिल्कुल भिन्न चुनाव व्यवस्था का पालन किया जाता है, यानी इजराइल में जो चुनाव व्यवस्था है वो काफी अटपटी है। और क्या होता है कि इजराइल में मतगणना के बाद प्रत्येक पार्टी को संसद में उसी अनुपात में सीटें दी जाती है जिस अनुपात में उन्हें वोटों के में हिस्सा मिलता है। यानी कि वो जो इजराइल में इलेक्शन होते हैं इसमें क्या होता है कि जब संसद में वो लोग जाते हैं वहां पे उसी रेशियो पे उन्हें सीटें दी जाती हैं, प्रोवाइड कराई जाती हैं, जिस रेशियो पे क्या होता है उन्हें वोटों में हिस्सा मिलता है। और इसका पूरा बॉक्स में अभी बना है, देखेंगे उसे। और प्रत्येक पार्टी क्या करती है कि चुनावों से पहले अपने प्रत्याशियों की एक प्राथमिकता सूची जारी कर देती है और अपने उतने ही प्रत्याशियों को उस प्राथमिकता सूची में यानी उस प्राथमिकता सूची से चुन लेती है जितनी सीटों का कोटा उसे दिया जाता है, राइट। और उसके बाद क्या होता है कि चुनावों की इस व्यवस्था को समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। और इस प्रणाली में किसी पार्टी को उतनी ही परसेंट सीटें मिलती हैं जितनी परसेंट उसे वोट मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जितने परसेंट उसने वोट अपने हासिल किए हैं, गेन किए हैं, उतने परसेंट ही उसे संसद में या पार्लियामेंट में उसे क्या मिलती हैं, सीटें मिलती हैं। उसके बाद क्या होता है कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व के दो प्रकार होते हैं, यानी कि इसके 2 टाइप्स होते हैं। यदि हम देखें कि क्या होता है, पहला जो इसमें है कि कुछ कंट्री ऐसी होती है जैसे कि इजराइल और नीदरलैंड का एग्जांपल लें कि पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जा रहा है, ठीक है। और जहां प्रत्येक यहाँ पे क्या होता है कि प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनावों में प्राप्त
वोटों के अनुपात से सीटें दी जाती है। और दूसरा तरीका क्या होता है, जैसे अर्जेंटीना हो गया और पुर्तगाल में देखने को मिलता है, जहां पूरे देश में यानी कि एक में कि पूरे देश को ही एक निर्वाचन क्षेत्र माना जा रहा है, और दूसरा है कि बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। यानी कि हमारी जो कंट्री, तो इजराइल, और इसका एग्जाम्पल देखें तो हमें ये पता चलता है कि वहां पे जैसे हम कहते हैं कि हमारे देश में इतने निर्वाचन क्षेत्र हैं, यहाँ पे हैं 500, और जो भी 43 सीटें हैं जहां से लोग चुन के आते हैं, ठीक है। तो इतने निर्वाचन क्षेत्रों में हम बांट चुके हैं, लेकिन दोनों ही इसलिए इसके पहलू बताए गए हैं कि एक में तो पूरे देश को ही हम मान ले रहे हैं, लेकिन एक में, एक ही देश में हम बहुत सारे क्या कर दे रहे हैं, निर्वाचन क्षेत्र बना दे रहे हैं। और प्रत्येक पार्टी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपने प्रत्याशियों की एक सूची जारी करती है, जिसमें उतने ही नाम होते हैं जितने प्रत्याशियों को उस निर्वाचन क्षेत्र से चुना जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि इन दोनों ही रूपों में मतदाता राजनीतिक दलों को वोट देते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, जो राजनीतिक, जैसे अभी यदि हम बात करें तो जो मैंने आपको कल बताया था कि जैसे हमारे मोदी जी हैं, ठीक है, वो भाजपा से हैं, तो यहाँ से आपने डायरेक्ट प्रधानमंत्री को नहीं चुना, भाजपा से हैं। और यहाँ पे यदि हम देखें तो उनमें जो उनका चुनाव होता है वो पार्टी के मेंबर में से किसी एक पर्सन को फिर यहाँ का या तो सेंटर का जो होता है प्रधानमंत्री या अपने स्टेट का सीएम बनाया जाता है, किसी एक पार्टी में से उन्हें निकाल के, जो भी पार्टी विजयी होगी, ठीक है। यहाँ पे हम पार्टी को वोट देते हैं। उसके बाद क्या होता है, ना कि उनके प्रत्याशियों को। और एक पार्टी को किसी निर्वाचन क्षेत्र में जीतने मत प्राप्त होते ही मतलब होते हैं, और उसी आधार पर उसे उस निर्वाचन क्षेत्र में सीटें दी जाती हैं। अतः किसी निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि वास्तव में यदि हम देखें तो राजनीति, और उसके बाद है कि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि होते हैं। और भारत में हमने समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को केवल अप्रत्यक्ष चुनावों के लिए ही सीमित रूप से अपनाया है, यानी कि जो इनडायरेक्ट रूप से होते हैं, ठीक है। जो डायरेक्ट यानी कि यदि हम लोकसभा का चुनाव हो रहा है, राज्यसभा का चुनाव हो रहा है, वो डायरेक्ट रूप से हो रहा है। बट यदि हम देखें यहाँ पे जो राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, वो इनडायरेक्ट रूप से हो रहा है। यानी कि हमारे द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं वो किसे चुनते हैं, फिर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को चुनते हैं। तो ये हमारा अप्रत्यक्ष चुनाव हो गया। लेकिन जिन्हें डायरेक्ट हम चुन रहे हैं वो क्या होता है, डायरेक्ट चुनाव या डायरेक्ट इलेक्शन होता है। और उसके बाद क्या होता है यहाँ पे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषदों के चुनावों के लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का एक तीसरा और जटिल स्वरूप प्रस्तावित करता है। यानी किसके किसके लिए ये करता है, तो सबसे पहले राष्ट्रपति, देन उसके बाद उपराष्ट्रपति, देन राज्यसभा, जो राज्यसभा के चुनाव कराए जाते हैं, और उसके बाद विधान परिषद, ठीक है। तो इस स्टेट में ना दो इसमें बांटा गया है इसको भी, विधानसभा और विधान परिषद। तो जो विधानसभाएं होती हैं हर एक स्टेट में होता कंपलसरी है, लेकिन विधान परिषदें सिर्फ यदि स्टेट वाले चाह रहे हैं कि हम अपने स्टेट पे लागू करें तो वो लागू कर सकते हैं, और नहीं चाह रहे हैं तो वो लागू नहीं करेंगे। तो अभी आप लोगों के लिए ये होमवर्क भी है कि जो विधान परिषद है अपने इंडिया में कितने स्टेटों पे है, ठीक है, बस गिने चुने स्टेट ही हैं, तो 6-7 जो भी हैं आपको उनके नाम सहित बताना है, और उनकी संख्या भी कि कितने स्टेटों में अभी विधान परिषद है, क्योंकि ये राज्य पे डिपेंड करता है कि वो अपने राज्य पे लागू करेंगे या नहीं करेंगे। उसके बाद क्या होता है, यानी कि अब जो विधान परिषद के मेंबर होंगे उनका भी चुनाव जो होगा इनडायरेक्ट रूप से होगा। तो इसमें क्या होता है कि बताया गया कि जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है तो कुछ इस तरीके से इसमें अपनाया गया है। और उसके बाद यदि हम आगे की बात करें यहाँ पे कि राज्यसभा के चुनावों में समानुपातिक प्रतिनिधित्व की जो प्रणाली होती है वो होती कैसे है, ठीक है। लेकिन उससे पहले इसमें जो ये इम्पोर्टेंट बात दी गई है कि सर्वाधिक वोट पाने वालों की जीत और समानुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव व्यवस्था की तुलना, यानी कि इन दोनों में क्या तुलना हम कर सकते हैं या क्या अंतर है इनमें, कि सर्वाधिक वोट पाने वाले जो होते हैं वो विजयी होते हैं या समानुपातिक प्रतिनिधित्व होता है। इनका ना कई चरण पे चुनाव होता है, जैसे राष्ट्रपति का हो गया, उपराष्ट्रपति का हो गया, पहले एक चरण पे होगा, फिर दूसरे पे होगा, फिर तीसरे पे होगा। यानी कि जब तक में कोई
एक नहीं निकल जाता, और फिर यदि नहीं भी होता तो फिर उसमें से ऐसा होता है कि जो आपके सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उन्हें ये नहीं होता कि वो उसमें पार्टिसिपेट करें, बट जब क्या होता है ना, वो कहते हैं मैच ड्रा हो जाता है, यानी कि दोनों के बराबर ही या जितने भी प्रतिनिधि है बराबर बराबर आ रहा है, तो फिर एक मेंबर जो है उनके द्वारा ऐसा कराया जाएगा कि आप किसे, यहाँ पे आपका मत किसे जा रहा है, और यदि उनका मत किसी एक को ही जाएगा, ऑब्वियस है कि एक ही व्यक्ति एक को ही जाएगा, तो फिर वही विजयी माना जाता है। ठीक है, तो वो खैर हम लोग राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति जब पढ़ेंगे तो उनमें पूरी प्रोसेस देखेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, सर्वाधिक वोट पाने वाले जीतते कैसे हैं, तो पूरे देश को छोटी छोटी भौगोलिक इकाइयों में बांट देते हैं, जिसे निर्वाचन क्षेत्र या जिला कहते हैं। हम क्या करते हैं, पूरे देश को, अपने इंडिया की बात करिए, अपने यहाँ पे हमने जो भी एग्जाम्पल लिए कि चाहे वो मतलब अर्जेंटीना हो या आपका ब्रिटेन हो या पुर्तगाल हो, कोई भी जो ऐसे कंट्रियां हैं जहाँ पे कि क्या होता है, दूसरे तरीके का चुनाव होता है कि हम उन्हें कई सारे पार्ट में बांट देते हैं। ठीक है, तो अपने इंडिया में भी कुछ ऐसा ही है कि पूरे देश को छोटी छोटी भौगोलिक इकाइयों में हम बांट देते हैं, और जिसे हम क्या करते हैं, निर्वाचन क्षेत्र या हम उसे जिला कहते हैं, और हर निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक प्रतिनिधि चुना जाता है, यानी कि हर निर्वाचन क्षेत्र से कितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं, ओनली 1%। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, मतदाता प्रत्याशी को वोट देता है, जैसे आप मतदाता हो, हम मतदाता है, यानी कि जिसकी एक एज कंप्लीट हो चुकी होती है, जो 18 ईयर है, तो वो जब कंप्लीट हो जाती है तो यहाँ पे क्या होता है कि वो वोट देता है, और पार्टी को प्राप्त वोटों के अनुपात से अधिक या कम सीटें विधायिका में मिल सकती हैं, यानी कि पार्टी को प्राप्त वोटों के अनुपात से अधिक या कम सीटें विधायिका में मिल सकती हैं, कि यहाँ पे उनका जो भी है, अब ऐसा नहीं कि किसी पार्टी के द्वारा ज़्यादा सीटें गेन कर ली जाती हैं तो उसे विधायिका में बहुत ज़्यादा सीटें मिल जाएंगी, या ऐसा भी कुछ हो, तो ऐसा नहीं है। अब उसके बाद क्या होता है कि विजयी उम्मीदवार को जरूरी नहीं कि वोटों का बहुमत 50% प्लस मिले। अब जो विजयी होने वाला जरूरी नहीं कि 50% प्लस मिले। और उसके बाद क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए यूनाइटेड किंगडम और भारत, यानी कि ज्यादा वोटों पर विजयी होने वाले जो कुछ ऐसे देश हैं जो ऐसा चुनाव कराते हैं, वो भारत है, और आपका जो बताया गया यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम है, यानी यूके है। उसके बाद अब समानुपातिक प्रतिनिधित्व की भी बात कर ही लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र को एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है, पूरा का पूरा देश एक निर्वाचन क्षेत्र में गिना जा सकता है, और एक निर्वाचन क्षेत्र के कई प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं, यानी कि इसमें क्या हुआ कि हम होल कंट्री को पूरा क्या मान ले, एक निर्वाचन क्षेत्र। इसमें अलग अलग नहीं है कोई कि इसमें जैसे हम राष्ट्रपति का ही चुनाव कर ले लीजिए, यदि आप, हम यहाँ पे क्योंकि उसमें समानुपातिक प्रतिनिधित्व की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे अब ऐसा नहीं कि आप भी वहां पे वोट डालने जाएंगे, हम भी जाएंगे, अदर मेंबर भी जा रहे हैं, कोई नहीं जाता वहां पे वोट डालने उनको। तो इसमें से क्या हो रहा है कि जो भी चुनेंगे वही डालेंगे। यहाँ पे भी कुछ ऐसी प्रोसेस हो रही है। उसके बाद क्या होता है कि मतदाता पार्टी को वोट देता है, और हर पार्टी को प्राप्त मत के अनुपात में विधायिका में सीटें हासिल होती हैं। जो हम आप जो भी मतदाता होते हैं वो क्या करते हैं, किसी एक पार्टी को वोट देते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि हर पार्टी को जो भी प्राप्त मत के अनुपात में विधायिका में सीटें हासिल होती हैं, कि कितने मत का अनुपात है उस हिसाब से आपको विधायिका में सीटें मिलेगी। लेकिन हमने यहाँ पे देखा अपने जो कंट्री में प्रोसेस चलती है कि इसमें जरूरी नहीं कि आपने जितना अनुपात गेन किया है उतने अनुपात में ही या उतने रेशियो पे ही हमें संसद में भी सीटें मिल जाएंगी, कि किसी पार्टी के द्वारा 40% सीटें गेन की गई हैं तो उतना ही उसे, जितने मेंबर हैं उन सबको क्या किया जाएगा कि संसद का मेंबर बना दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके बाद क्या होता है कि विजयी उम्मीदवार को सीटों का बहुमत हासिल होता है, जैसे इजराइल और नीदरलैंड। तो ये एग्जाम्पल भी याद रखना हमें कि कौन से देशों में कैसी व्यवस्थाएं हैं। और उसके बाद क्या होता है कि अब राज्यसभा के चुनावों में, जो राज्यसभा का चुनाव था, यहाँ पे भी अभी हमने देखा कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व की बात की जाती है। तो इसमें क्या होता है कि जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली है वो किस तरीके से अपनाई जाती है। सबसे पहले यदि देखें कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व का एक तीसरा स्वरूप हमें भारत में राज्यसभा चुनावों में देखने को मिलता है। इसे एकल संक्रमणीय मत
प्रणाली कहते हैं। और प्रत्येक राज्य को राज्यसभा में सीटों का निश्चित कोटा प्राप्त होता है, यानी कि इसे क्या कहा जाता है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, और प्रत्येक राज्य को राज्यसभा में सीटों का निश्चित कोटा प्राप्त होता है। हर एक राज्य को, जब आप पर्टिकुलर अपने एक राज्य के बारे में, राज्य की राजनीति पढ़ेंगे, वहां पे से पता चलता है कि आपके राज्य को विधानसभा में कितनी सीटें, लोकसभा की कितनी सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें आपके राज्य को दी गई हैं, आपकी विधानसभा में आपकी सीटें कितनी हैं। ठीक है, तो वो एक अपना होता है, अपने अपने स्टेट का आप लोग आज चेक करिएगा, तो उसमें से आपको पता चलेगा कि राज्यसभा के लिए आपके स्टेट से कितनी सीटों का आवंटन किया गया है। क्योंकि हर सीटें, जरूरी नहीं है कि यूपी में जितनी सीटें दी गई हैं वो उतनी सीटें एमपी में दी जाए, क्योंकि यूपी की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे सीटें ऑब्वियस है कि ज़्यादा दी जाएंगी कंपेयर टू एमपी के। ठीक है, तो एमपी में क्या है कि जनसंख्या यदि कम है तो कम सीटें दी जाएंगी। या महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पे अलग सीटें होंगी कि राज्यसभा में कितने मेंबरों को वहां से, महाराष्ट्र से चुना जाना है। तो इसमें क्या होता है, एकल संक्रमणीय मत कहते हैं। और प्रत्येक राज्य को राज्यसभा में सीटों का निश्चित कोटा प्राप्त होता है। राज्यों की विधानसभा के सदस्यों द्वारा इन सीटों के लिए चुनाव किया जाता है। इसमें क्या होता है कि राज्य के विधायिका यानी कि विधायक ही मतदाता होते हैं। यहाँ पे क्या हो गया कि राज्य के जो विधायक होते हैं वही मतदाता होते हैं। मतदाता चुनाव में खड़े सभी प्रत्याशियों को अपनी पसंद के अनुसार एक वरीयता क्रम में मत देता है और जीतने के लिए किसी प्रत्याशी को मतों का एक कोटा प्राप्त करना पड़ता है जो निम्नलिखित फार्मूले के आधार पर निकलता है। ये इनडायरेक्ट रूप से चुनाव हो रहा है। ठीक है, डायरेक्ट रूप से नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए कैसे हो रहा है। हमेशा आपने सुना होगा कि लोकसभा का चुनाव हो रहा है, क्या आपने कभी सुना है, मतलब बहुत ही रेयर कोई कि आपके घर से कोई राज्यसभा के चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इसका भी वहाँ पे भी राज्यसभा आप देखेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा के बारे में भी हम लोग जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि एक को निम्न सदन कहा जाता है, एक को उच्च सदन कहा जाता है, एक को स्थायी सदन कहा जाता है, एक को अस्थायी सदन। तो राज्यसभा हमारी एक स्थायी सदन है, वो कभी भंग नहीं होती। लेकिन जो लोकसभा है ना, वो एक अस्थायी सदन है जो कि हर 5वें साल भंग हो जाती है, यानी कि हर 5वें साल नई सरकार आती है। तो इसका जो ये फार्मूला है राज्यसभा के इलेक्शन का, यहाँ पे क्या होता है, कुल मतदान बटे कुल विजयी उम्मीदवार +1, एंड यहाँ पे क्या है, इंटू का +1 है कि कुल मतदान। उदाहरण के लिए यदि हम देखें कि राजस्थान के 200 विधायकों को, ये फार्मूला आप लिख लीजिए राज्यसभा के जो चुनाव का है, क्योंकि आपके बहुत काम आने वाला है। तो इसमें से क्या हुआ कि जो राजस्थान की 200 सीटें यानी 200 विधायकों को राज्यसभा के लिए 4 सदस्य चुनने हैं। तो अब राज्यसभा के लिए क्या करना है, मान लीजिए राजस्थान है जो अपना राज्य है, यहाँ पे क्या होता है कि 200 विधायक की सीटें हैं। अब इन्हें क्या करना है कि 4 सदस्य को चुनना है कि 4 सदस्य राज्यसभा के लिए मेंबरशिप उन्हें देना है। तो ये 200 विधायक के द्वारा ही चुना जाएगा। तो अब इसमें से क्या होगा, तो विजयी उम्मीदवार को 200 जो वहाँ के राजस्थान है वहाँ के जो भी विधायक हैं, तो वो 200 विधायक मतदाता का काम कर रहे हैं। ठीक है, उन विधायकों के द्वारा, जो विधायक हम चुन के भेजे हैं, क्योंकि विधायकों को तो हम चुनते हैं डायरेक्ट रूप से, तो जो विधायकों को हम चुन रहे हैं, अब वो विधायक क्या करेंगे कि उन विधायकों में से 4 लोगों को उन्हें चुनना है, तो वही मतदाता है और उनमें से ही कोई प्रत्याशी भी हो सकता है। और यहाँ पे क्या होता है, बटे का आपका 4 + 1 है और प्लस में 1 है। ठीक है, यानी कि बात करें तो 200/5 आपका आ गया पूरा फार्मूला। थोड़ी बहुत भी मैथ आती होगी तो ये समझ जाएंगे आप। और यहाँ पे +1 है, यानी कि इसको आप कट करेंगे तो 40 आता है, 40 + 1 करेंगे यानी 41। तो इसमें से 4 सदस्य चुनने थे, तो विजयी उम्मीदवारों को 41 सीटें मिलेंगी। और उसके बाद क्या होता है कि इस प्रश्न के उत्तर का अनुपात लगाना बहुत कठिन नहीं है कि यदि आपने ऊपर बॉक्स में जो भी हम राज्यसभा के चुनाव की प्रक्रिया के बारे में पढ़ा, तो इसमें क्या होता है कि प्रक्रिया काफी जटिल तो है, लेकिन यदि देखें जो किसी छोटे देश में तो लागू हो सकती है, पर उप महाद्वीप जैसे विशाल देश यानी कि भारत में नहीं। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी क्या होता है कि सर्वाधिक वोट से जीत वाली जो व्यवस्था की सफलता इसकी लोकप्रियता का कारण है। और उन
सामान्य मतदाताओं के लिए जिन्हें राजनीति और चुनाव का विशेष ज्ञान नहीं है, वो क्या करते हैं कि इस पूरी चुनाव व्यवस्था को समझना अत्यंत सरल है। और इसके अतिरिक्त चुनाव के समय मतदाता के पास स्पष्ट विकल्प होते हैं। जो भी मतदाता होते हैं उनके पास पूरे स्पष्ट विकल्प होते हैं कि उन्हें किसे चुनना है या किसे नहीं चुनना है। देन उसके बाद क्या आता है कि मतदाताओं को वोट करते समय किसी प्रत्याशी या दल को केवल स्वीकृति प्रदान करना होता है। और राजनीति की वास्तविकता को ध्यान में रखकर मतदाता किसी प्रत्याशी को भी वरीयता दे सकता है और किसी दल को भी, और वह चाहे तो इन दोनों में से मतदान के समय क्या कर सकता है कि संतुलन बनाने की भी कोशिश कर सकता है कि वो यदि किसी प्रत्याशी को चुन सकता है या उसे वरीयता दे सकता है, किसी दल को दे सकता है, पर्टिकुलर एक दल के मेंबर को वो वरीयता दे सकता है, यानी दल को दे सकता है। और वह चाहे तो दोनों में से कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, जैसे हम लोगों के पास है कि हम नोटा सेलेक्ट करें और उसके बाद काम खत्म करें कि हमें किसी को नहीं देना है, मतलब कोई भी पार्टी हमें देनी ही नहीं है। उसके बाद क्या होगा कि संतुलन बनाने की भी कोशिश कर सकता है। और यह प्रणाली मतदाताओं को केवल दलों में ही नहीं वरन उम्मीदवारों में भी चयन का स्पष्ट विकल्प देती है। और अन्य चुनावी व्यवस्थाओं में खास तौर से समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में मतदाताओं को किसी एक दल को चुनने का विकल्प दिया जाता है, लेकिन प्रत्याशियों का चयन जो होता है पार्टी द्वारा जारी की गई सूची के अनुसार होता है। और इस प्रकार किसी क्षेत्र विशेष का प्रतिनिधित्व करने वाला और उसके प्रति उत्तरदायी कोई एक प्रतिनिधि नहीं होता है। लेकिन क्या होता है यहाँ पे कि सर्वाधिक वोट से जीत वाली व्यवस्था में किसी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता जानते हैं कि उनका प्रतिनिधि कौन है और उसे उत्तरदायी कैसे ठहराया जा सकता है। ठीक है, अब उसके बाद ये थोड़ा सा यहाँ पे कार्टून दिया गया है कि इसमें कैसे होता है कि कैसे लोग इसमें व्यवस्थाएं अपनाते हैं, किस तरीके से राजनीति का हथकंडा अपनाते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो संविधान जो है निर्माता हमारे क्या समझते थे कि समानुपातिक यदि हम बात करें प्रतिनिधित्व प्रणाली पर आधारित चुनाव संसदीय प्रणाली में सरकार के स्थायित्व के लिए उपयुक्त नहीं होंगे कि हम समानुपातिक प्रतिनिधित्व का चुनाव यदि अपनी संसदीय प्रणाली के पूरे उसमें ला देते हैं तो राज्यसभा में भी ला दे, लोकसभा में भी ला दे। राज्यसभा में तो हमने देखा कि ठीक है, लेकिन लोकसभा में पूरा ये सब कुछ करना कहीं ना कहीं थोड़ा टेढ़ी खीर उन्हें लग रही थी। और अगले अध्याय में हम सदस्यीय यानी संसदीय प्रणाली की प्रवृत्ति के बारे में पढ़ेंगे और इस व्यवस्था की जो भी मांगे हैं कि कार्यपालिका को विधायिका में बहुमत प्राप्त हो, तो आप देखेंगे कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से स्पष्ट बहुमत मिलने में कठिनाई होगी, क्योंकि मतों के प्रतिशत के अनुपात में विधायिका में सीटें बढ़ जाएंगी। और उसके बाद यदि हम देखते हैं सर्वाधिक यहाँ पे जो भी आपके मत से जीत वाली प्रणाली में अमूमन बड़े दलों या गठबंधनों को बोनस के रूप में कुछ अतिरिक्त सीटें मिल जाती हैं। और गठबंधन का मतलब क्या है आपको मैं कई बार समझा चुकी हूँ कि यदि क्या होता है कि ना तो एक पार्टी जीत रही ना दूसरी पार्टी जीत रही, लेकिन दो मिल रहे हैं तो एक विजयी जरूर हो जाएंगे। वहां पे उनकी सरकार बन सकती है, लेकिन अलग अलग रहेंगे तो नहीं बन सकती है। तो दो मिलके फिर सरकार बनाते हैं, जैसे शिवसेना की सरकार वगैरह गठबंधन की सरकार है, तो आप देख सकते हो। उसके बाद क्या होता है कि सीटें उन्हें प्राप्त मतों के अनुपात से अधिक होती हैं, अतः यह प्रणाली एक स्थायी सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। और उसके बाद यदि हम देखते हैं यहाँ पे कि और ये क्या करती है कि जो प्रणाली है ना वो काफ़ी अच्छे ढंग से काम भी कर सकती है, इसका असर भी काफ़ी अच्छा हो सकता है, अवसर भी दे सकती है। और सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली एक निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न सामाजिक वर्गों को एकजुट होकर चुनाव जीतने में मदद करती है। और भारत जैसे जो भी विविधताओं वाले देश हैं तो इनमें क्या होता है कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली प्रत्येक समुदाय को अपनी एक राष्ट्रव्यापी पार्टी बनाने को प्रेरित करेगी। और संभवतः यह बात भी हमारे संविधान बनाने वालों के दिमाग में रही होगी, ठीक है, कि हमने एक कर दी तो एक को लगेगा कि हमारी पार्टी होनी चाहिए, एक को लगेगा हमारी होनी चाहिए, एक को लगेगा हमारी होनी चाहिए, क्योंकि है तो एक ही।
तो इसमें कहीं ना कहीं दिक्कत बहुत ज़्यादा आएगी, क्योंकि भारत जो है वो विविधताओं वाला देश है। हम भारत की बात करें, अमेरिका की बात करें, यहाँ पे सिर्फ एक ही जाति वर्ग धर्म के लोग नहीं रह रहे हैं, बहुत सारे जाति धर्म वर्ग के लोग रह रहे हैं, जहाँ पे उन सबको अपने अधिकार चाहिए। तो जब उन सबको अधिकार चाहिए और हम यदि ऐसी व्यवस्थाएं अपना देते अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, तो क्या होता, कहीं ना कहीं कुछ लोगों को तो अधिकार मिल जाते, लेकिन कुछ उससे वंचित रह जाते। तो एक ये भी रीजन आप कह सकते हो कि यहाँ पे समानुपातिक जो प्रतिनिधित्व था हर उसमें नहीं लाया गया, हर सेक्टर में। और संविधान का अब तक का कामकाज संविधान निर्माताओं की अपेक्षाओं को प्रमाणित करता है। संविधान निर्माताओं की उम्मीदों को संविधान की कार्यप्रणाली से प्राप्त अनुभव प्रमाणित करता है। संविधान मत से जीत प्रणाली यानी कि सर्वाधिक मत से जीत प्रणाली आम मतदाता के लिए क्या होती है, सरल और सुपरिचित सिद्ध हुई। इसने क्या किया कि केंद्र और राज्यों में बड़े दलों को स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने में मदद की है। इस प्रणाली ने उन दलों को भी हतोत्साहित किया जो किसी एक जाति या समुदाय से ही अपने सभी वोट प्राप्त करते हैं। और सामान्यतः सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली से द्विदलीय व्यवस्था उभरती है। और इसका मतलब है कि सत्ता के लिए दो प्रमुख प्रतियोगी हैं और यही क्या होते हैं कि दोनों बारी बारी से सत्ता प्राप्त करते हैं। नए दलों या किसी तीसरी पार्टी को इस प्रतियोगिता में सम्मिलित होने और सत्ता प्रदान करने में कठिनाई होती है। और इस संदर्भ में क्या होता है कि भारत में इस प्रणाली का जो अनुभव कुछ अलग है। यानी कि अब थोड़ा सा ये एग्जांपल जो है ना उसे समझिए। अब क्या होता कि यदि हम अपना लेते, तो एक तो रीजन तो हमने देख लिया कि विविधताओं वाला है, ये तो दिक्कत होती। दूसरी बात क्या थी कि यहाँ पे फिर क्या होता कि एक जैसे समुदाय है उसने बना लिया, वो अपने ही समुदाय में जितने भी लोग हैं उतने दे रहे हैं, उतने में से आपको जितनी मिल रही आप उसमें से विजयी हो गए। तो ऐसे में तो और भी टुकड़े हो जाने थे। यानी कि अभी तो हम एक की बात कर रहे हैं कि ठीक है राजनीतिक दल बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पे तो फिर अपने अपने राजा होते। और उसके बाद क्या होता कि स्वतंत्रता के बाद यद्यपि हमने क्या किया कि सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली अपनाई, फिर भी एक दल का वर्चस्व उभर कर सामने आया और इसके साथ साथ अनेक छोटे दल भी अस्तित्व में रहे। और यदि हम बात करें 1989 के बाद भारत में बहुदलीय गठबंधनों की कार्यप्रणाली को भी देखा जा सकता है। इसी के साथ अनेक राज्यों में क्या होता है, धीरे धीरे द्विदलीय प्रतियोगिता उभर रही। लेकिन भारत की दलीय प्रणाली की प्रमुख जो विशेषता यह है कि गठबंधन सरकार के आने से नए और छोटे दलों को सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली के बावजूद चुनावी प्रतियोगिता में प्रवेश करने का मौका मिला। यानी कि उन्हें छोटा थोड़ा सा भी मिल रहा, तो उसके बाद यदि किसी के पास सपोज यहाँ पे एग्जांपल के लिए यदि हम ले कि कांग्रेस पार्टी है और एक दूसरी पार्टी कोई आम आदमी पार्टी ले लेते, ठीक है, ये दोनों पार्टियां हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी को 40% सीटें मिल रही हैं और वहीं पे जो आम आदमी पार्टी है उसे जाके मिल रही है 20% सीटें, ठीक है। और वहीं पे जो बीजेपी है, क्योंकि अभी बीजेपी काफी ज्यादा बहुमतों से वो विजयी हो रही है, तो इसमें से जो बीजेपी है उससे मान लीजिए सीटें मिल रही हैं यहाँ पे 61%। लेकिन अब क्या हो रहा है कि यदि ये दोनों मिल जा रहे हैं 40 और 20 मिल जा रहे हैं, तो क्या होंगे कि इनकी सरकार बन सकती है। क्योंकि यदि ये दोनों ही मिल गए तो बन सकती है, अदरवाइज ये दोनों अलग रहे तो ना तो कांग्रेस की बनेगी ना आम आदमी पार्टी की बनेगी। लेकिन ये गठबंधन आपस में कर लेंगे तो इससे हरा सकते हैं। जो बीजेपी को 61% सीटों से हराना है तो वो इसे हरा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से यदि दोनों ही गठबंधित हो जाते तो यहाँ पे अब क्या बताया जा रहा है कि छोटे राजनीतिक दल होते हैं उन्हें भी इसमें से जब गठबंधन की सरकार आती है तो फायदा होने लगा कि उन्हें 20% सीटें भी मिल रही हैं, फिर भी वो किसी से अपना गठबंधन कर लेते हैं तो उन्हें क्या हो रहा है कि उनकी भी सत्ता कहीं ना कहीं यहाँ पे हाथ पे आ जाती है। कम मत मिलने के बावजूद भी, आई होप कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे हमें बहुत ही कम मत मिल रहे हैं, उसके बाद भी हमारी सरकार बन सकती है यदि हम किसी के साथ हाथ मिला लेते हैं तो इसमें से ये जो आया यही बताया गया है कि जो गठबंधन की सरकार जब से आई तब से क्या हुआ कि जो छोटे राजनीतिक दल थे उन्हें भी
कहीं ना कहीं सत्ता में आने का मौका मिलने लगा। और अब आता है यहाँ पे निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण, क्योंकि निर्वाचन क्षेत्रों में हर एक सेक्टर के लिए आरक्षण किया गया है, चाहे फिर वो महिलाओं के लिए हो, चाहे दलितों के लिए हो, चाहे अनुसूचित जाति के लिए हो, जनजाति के लिए हो, सबके लिए क्या किया गया है कि इसमें आरक्षण दिया गया है। उसके बारे में भी हम लोग डिटेल से समझेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आप लोगों को इसमें से जितनी बातें समझ में आई होगी तो ठीक है, नहीं आई तो 1 से 2 बार और वीडियो को देखिएगा, सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट।